नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, एक बार फिर से स्वागत है इसमें आपका। और रमज़ान का महीना है और नवरात्रे भी इस समय चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सभी जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ भी ले ली है, सभी ने काम स्टार्ट कर दिया है। और जो अपराधियों की अगर बात करें तो अपराधी भी इस समय थानों, कई खबरें ऐसी आई हैं, पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं, थाना इंचार्ज जो है उनके पास पहुंच रहे हैं, जो अपना अपराध है उसको कबूल कर रहे हैं और अपराध छोड़ देने की बात कर रहे हैं उनसे। तो पुलिस भी इस समय जो है पूरी सख्ती से काम कर रही है और लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं। जो बदमाश जो वारदात को अंजाम देने के लिए किसी शहर में घूमते हैं या आते हैं तो उनको भी पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है। तो ये तमाम तरह की जो अपडेट हैं ये आज मैंने आपको दी हैं। और आज जिस कहानी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी पुरानी कहानी है, लेकिन उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो आपके सामने मैं रखूँगा। 31 अक्टूबर सन 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की, जो पहली जो है महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, उनकी बात कर रहा हूँ। उस समय जब उनकी हत्या हुई थी तो उस समय 3-4 दिन के तहत जो है काफ़ी कत्लेआम हुआ था दिल्ली में। बाहर से फोर्स बुलानी पड़ी, आर्मी बुलानी पड़ी, तब जाकर उसको कंट्रोल किया गया 3-4 दिन के बाद में। और आज भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसको विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। करीब अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो करीब 5000 के आसपास की जो संख्या थी, जिसमें काफ़ी सिक्कों के साथ में कत्लेआम हुआ था। और अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो करीब 2700 के करीब जो केस थे उस समय वो सामने आए थे, जो दंगे में पीड़ित थे, जो कत्लेआम उस समय हुआ था। तो आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 1984 की, जो दिल दहलाने वाली घटना दिल्ली की, जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें हुई थी। तो 31 अक्टूबर से एक दिन पहले जो भारत की आयरन लेडी थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो उड़ीसा दौरे से लौटी थी। और उसके बाद में 31 अक्टूबर को एक जाने माने पत्रकार थे, वो आए हुए थे हिंदुस्तान। और कहा जाता है कि 2 दिन उड़ीसा में जो दौरा था प्रधानमंत्री का, वो उन्हीं के साथ वहाँ मौजूद थे। और 31 तारीख को 9:30 बजे एक उनका अपॉइंटमेंट फिक्स था, एक इंटरव्यू उन्हें लेना था, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो उसमें जो टाइम था वो फिक्स था। ब्रिटिश से वो जो पत्रकार हैं वो आए हुए थे। और उस दिन कहा जाता है कि एक नारंगी रंग की साड़ी जो है इंदिरा गांधी ने निकाली थी, क्योंकि कैमरे के सामने किस कलर का कॉम्बिनेशन होता है या किस कलर के कपड़े पहने जाते हैं उसके हिसाब से भी देखा जाता है। तो ये साड़ी जो नारंगी कलर की साड़ी थी वो भी उस दिन उन्होंने पहनी थी। समय करीब बताया जाता है कि वो जल्दी उठ जाती थी, करीब 4 बजे उठ जाती थी और उठकर योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी और समय की बड़ी पाबंद थी वो। करीब 4 घंटे की नींद वो लिया करती थी। उनका कहना था कि 4 घंटे में ही नींद लगभग पूरी हो जाती है, और बाकी काम जो है, बाकी टाइम काम करने का होता है। तो इस तरह की बातें इंदिरा जी के बारे में कही जाती हैं, लोग बताते हैं। 31 अक्टूबर की सुबह मॉर्निंग में करीब जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोकर उठी, वो मेकअप ले रही थी। और उससे पहले राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी थे, तो बच्चे थे, स्कूल जाते थे रोज़ाना की तरह। उस दिन भी वो स्कूल गए, स्कूल के लिए तैयार होकर वो निकल गए। उस समय इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी घर पर मौजूद थी। और जो उनका जहाँ पीएम का आवास था, कहा जाता है वो एक दिल्ली में एक जगह पड़ती है, एक सफदरजंग रोड, वहाँ पर था। एक सफदरजंग रोड पर 2 बंगले बने हुए थे, एक जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है रहती थी, आराम करती थी, और एक बंगला वो था जो प्रधानमंत्री से लोग मिलने आते थे, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात की जाती थी। एक सफदरजंग रोड था, वहाँ पर वो बंगले बने हुए थे। और जो पीएम ऑफिस था, जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यालय था, वहाँ से निकल के पैदल एक गेट पार करना पड़ता था। गेट पार करने के बाद में उसके पास में ही 1 अकबर रोड पर वो ऑफिस हुआ करता था। कहा जाता है कि जब इंटरव्यू का टाइम उन्होंने करीब 9:30 बजे का फिक्स था उनका, तो करीब 9:27 पे वो वहाँ से निकली
उनके साथ उनके निजी सचिव जो आर के धवन थे वो मौजूद थे, और आईटीबीपी के कुछ जवान जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाए जाते हैं वो लोग उनके साथ थे। एक कदम आगे इंदिरा गांधी थी, उसके एक कदम पीछे जो उनके निजी सचिव थे आर के धवन मौजूद थे, और उसके बाद में आईटीबीपी के कुछ जवान जो पीएम की सुरक्षा में लगाए गए थे वो थे। और एक गेट था जहाँ पर बना हुआ, उस गेट से निकल के वहाँ से निकलने के बाद एक अकबर रोड पर उनको जाना होता था, क्योंकि पीएम ऑफिस वहीं था और वहीं पे पूरा सेटअप लगाया हुआ था जहाँ पर एक इंटरव्यू इंदिरा गांधी जी का होना था। उस गेट पर 2 उनके सुरक्षा गार्ड थे, उनकी ड्यूटी थी एक गेट के अंदर और एक गेट के बाहर। दोनों ही सिख थे और दोनों की ड्यूटी एक गेट के बाहर लगाई गई थी और एक गेट के अंदर लगाई गई थी। एक का नाम था बीएन सिंह और एक का नाम था सतवंत सिंह। बीएन सिंह और सतवंत सिंह ये दोनों ही गार्ड थे। बीएन सिंह जो थे वो करीब 10 साल पुराने इनके सुरक्षा गार्ड थे, और इससे पहले एक हमारे जो रो है जिसको देश से बाहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, एक रो हमारी एक सुरक्षा एजेंसी है। रो का काम होता है कि देश के बाहर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी देखरेख करना कि किस तरह से देश में आंतरिक कोई किसी तरह की अगर गतिविधि होने वाली होती है तो रो का काम होता है उसके बारे में पीएम ऑफिस में और जो और तमाम तरह की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश के भीतर काम करती हैं उनको जो है सूचना देना। तो रो ने उससे पहले एक सूचना दी थी पीएम ऑफिस में कि जितने भी सुरक्षा गार्ड जो सिख जो लगाए गए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनको सबको हटा दिया जाए, क्योंकि उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 6 जून 1984 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। उसमें एक घटना हुई थी, तो उसके लिए रो ने एक सुरक्षा एजेंसी है जो हमारी, उसने एक आंतरिक रिपोर्ट भेजी थी कि इंदिरा गांधी की जो सुरक्षा में जो सिख सुरक्षा कवच लगाया गया है उसको हटा दिया जाए। तो इसके तहत वहाँ से बीएन सिंह जो थे वो उनके काफ़ी पुराने और वफादार थे और उनके पास भी ट्रांसफ़र लेटर आ गया था, और जिसकी बात उन्होंने खुद इंदिरा गांधी जी से की थी कि मैडम मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया है और मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है और मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन ट्रांसफ़र जो लेटर आया उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के इंदिरा गांधी कहा जाता है काफ़ी गुस्सा भी हुई थी, और इंदिरा गांधी जी के कहने पर और आर के धवन जो उनके निजी सचिव थे, बहुत ताकतवर इंसान कहे जाते थे उस समय, उनके कहने पर उनका जो है ट्रांसफ़र लेटर वो कैंसिल कर दिया गया था। और जो बेअन सिंह थे, बेअन सिंह और सतवंत सिंह की उस समय ड्यूटी गेट के बाहर थी, लेकिन गेट के बाहर जब वो ड्यूटी दे रहे थे तो उन्होंने अपने जो उनके एक रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उनको बोला कि उनके पेट खराब है जिसकी वजह से उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, और अगर उनकी ड्यूटी गेट से अंदर लगा दी जाए तो उनको बाथरूम जाने में आसानी होगी। तो उन्होंने भी उनकी ड्यूटी जो है ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, उसकी ड्यूटी उन्होंने हटा के गेट के अंदर कर दी। 9:27 पर इंदिरा गांधी जी वहाँ से निकली, और जब आमने सामने थी बेअन सिंह और सतवंत सिंह के, तो कहा जाता है कि बेअन सिंह उन्हें नमस्ते करते थे और इंदिरा गांधी जी भी इस तरह से हाथ जोड़ के उनका अभिवादन स्वीकार करती थी और नमस्ते का जवाब देती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। दूर से जब इंदिरा गांधी जी आ रही थी तो दोनों की आमने सामने थे दोनों। उस दिन भी नमस्ते की गई, इंदिरा गांधी ने भी जो है उनका नमस्ते का अभिवादन किया, और उसके बाद में तुरंत ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर, जो बेअन सिंह है उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और 3 राउंड बैक टू बैक गोलियां इंदिरा गांधी जी की तरफ चला दी। कहा जाता है कि 2 गोलियां पेट में लगी थी और 1 गोली उनके दिल के पास में लगी थी। वो बेसुध होकर सड़क जो है वहाँ गिर गई, और गिरने के बाद बेतहाशा खून बहने लगा। और इसी कड़ी में जो सतवंत सिंह वहाँ पर मौजूद थे, सतवंत सिंह ने भी अपने AK-47 थी जो पीएम सुरक्षा की लिए दी गई थी, उन्होंने वो भी उसकी जो मुंह है वो भी इंदिरा गांधी की तरफ करके करीब 27 गोलियां उन्हें चलाई, और 27 की 27 गोली इंदिरा गांधी को लगी। तो ये 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी, और इस समय पूरा भूचाल हो चुका था, क्योंकि गोलियां पीएम आवास के पास में चली हैं, और तमाम गोलियों की आवाज़ से उस समय जो सोनिया गांधी थी, कहा जाता है कि वो बाथरूम में थी, जल्दी से दौड़कर वो जिधर गोलियां चली वहाँ पहुँची। किसी ने उन्हें बताया कि गोली इंदिरा गांधी जी को लग गई हैं, तो वो भागकर दौड़ते हुए रोते हुए मौके पर पहुंची, और सतवंत सिंह और बेअन सिंह जो थे उन्होंने अपने हथियार डाल के हाथ इस तरह से ऊपर कर लिए। आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें घेर लिया। जब तक
उन्हें कुछ पता चलता, क्योंकि ये इतनी जल्दी हुआ, एक सेकंड के उसमें हुआ, क्योंकि उस समय इतना अफरा तफरी का माहौल हो गया था वहाँ पर। तो उन दोनों को पकड़ के ले जाया गया, एक गार्ड रूम था वहाँ ले जाया गया, और इंदिरा गांधी को वहाँ से करीब 9:28 पे एक गाड़ी में सवार करके, क्योंकि एम्स जाना था हॉस्पिटल, और एम्स ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, 9:38 पर करीब इंदिरा गांधी एम्स हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। और एम्स को ये सूचना भी दे दी गई थी आंतरिक तौर पर। उनको 8वें फ्लोर पर ले जाया गया, 12 डॉक्टरों की टीम थी वहाँ पर मौजूद, और उनका ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हुआ। और इस बीच राहुल गांधी थे, जो वो भी छोटे थे, प्रियंका गांधी भी छोटी थी, स्कूल जाया करते थे, राजीव गांधी भी एक जगह दौरे के लिए गए हुए थे, उन्हें भी सूचना दी गई। वो भी वहाँ से आनंद फानंद में वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। और इसी बीच बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने, जो आईटीबीपी के जवान थे, उनका जो हथियार थे उनको छीनने की कोशिश की, और जवाबी कार्रवाई में सतवंत सिंह को गोली लगी और बेअंत सिंह जो है वहाँ पर उनको भी गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया दोनों को। कहा जाता है कि बेअंत सिंह जो थे वो काफ़ी इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज थे, और कई बार वो इंदिरा गांधी जी के साथ विदेशी दौरे पर भी गए थे। आईटीबीपी के जो जवान थे, उनके जो बंदूक थी उसको छीनने की कोशिश की गई। बेअंत सिंह की मौके पर मौत हो गई, और सतवंत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया घायल अवस्था में। और 9:38 पर इंदिरा गांधी को सीधे एम्स ले जाया गया, और एम्स में उनका इलाज स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर्स पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे, और करीब 3 गोलियां वो निकाल भी चुके थे। 3 गोलियां निकालने के बाद और गोलियां निकाली, करीब 7 गोलियां इंदिरा गांधी जी के जो बॉडी थी उससे निकाली गई थी, लेकिन इस समय तक उनके सभी पार्ट्स ने मतलब काम करना एक तरह से बंद कर दिया गया था। 1:45 पर डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने जवाब दिया आकर के, और उधर सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, और जो उनके निजी सचिव थे RK दमन जी, वो उनको लगातार सांत्वना दे रहे थे कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, इलाज चल रहा है। और इसी बीच करीब 1:45 का समय था जब डॉक्टरों ने उन्हें मतलब एक तरह से सॉरी ही बोल दिया था। तो एक समाचार एजेंसी ने इस खबर को ब्रेक कर दिया। इत्तेफाक से 1:45 का ही उन्होंने समय दिखाया, कहीं ना कहीं से सूचना जरूर लीक हुई होगी। और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी सॉरी बोल दिया था। उस समय पे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो भी एक सिख थे, वो विदेश दौरे पे थे, उनको भी पता चला, तो वो भी वहाँ से वापस लौटे। और उनकी गाड़ियों को जो काफिला था, आप ये मान लीजिए जब एम्स की तरफ बढ़ रहा था तो उस समय भयानक इतना मंजर हो चुका था कि उनके गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्रपति जिनकी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं, ऐसा कितना मतलब वहाँ पर अफरा तफरी का भय वाला माहौल रहा होगा। और उस दिन शाम से ही 31 अक्टूबर 1984 शाम से ही दंगे भड़क गए थे दिल्ली में, और करीब 4 तारीख तक, नवंबर की 4 तारीख तक ये चीज़ें चलती रही। खैर कई चीज़ें और कही जाती है कि आर्मी को आने में समय लगा, और तमाम तरह का जो वहाँ पर ये मान लीजिए कि कत्लेआम हुआ, वो करीब 3 से 4 दिन वहाँ कत्लेआम चला, और कत्लेआम के तहत करीब 5,000 जो लोग हैं वो मारे गए थे, और सरकारी आंकड़े तो 2700 हैं। और इस तरह जो है पूरी घटना हुई करीब शाम को 6 बजे, क्योंकि जनता को भी जवाब देना था। जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, जो पार्टी के हाईकमान और उच्चाधिकारी थे उनकी बैठक हुई, तो कहा गया कि भाई देश को बता दिया जाए आज कि आज हमारे बीच में आयरन लेडी जो है इंदिरा गांधी वो नहीं रही। करीब 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर इस समाचार की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं, और इस तरह से जो है पूरे देश को ये पता चला। और वहीं दूसरी तरफ जो उस समय हत्या में प्रयुक्त थे जो 2 लोग थे, एक की तो मौत हो गई थी और एक उन पर मुकदमा चला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और याचिका फिर राष्ट्रपति के सामने भी रखी गई, लेकिन वो दया याचिका खारिज की गई। 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह जो एक तीसरे और थे हत्या में प्रयुक्त, सामने उनका नाम आया था, तो इन दोनों को फांसी दी गई 6 जनवरी 1989 को। कहा जाता है कि कई अधिकारी जो हैं उन लोगों ने आके, क्योंकि रो की तरफ से भी कहा गया था कि जो सिख समुदाय है इनको जो है आप अपने यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि जो सुरक्षा है वो उसमें खतरा है आपको।
क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो कहीं ना कहीं उसकी जो कहा जाता है कि उसकी कोई ना कोई जो लोग हैं, जो सिख लोग हैं आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं इसको किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस समय गुस्सा भरा हुआ था। और इस तरह से इंदिरा गांधी ने फिर सबको बोला कि जो सतवंत सिंह थे उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि जब तक इस तरह के जो सिख है मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उन्हें इतना भरोसा भी था अपनी जो पूरी टीम थी उस पर। तो लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की जो ये घटना है, कहीं ना कहीं याद करते हैं तो शिहर उठते हैं इससे, क्योंकि एक देश की प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश की प्रधानमंत्री, और उसको गोली लग जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद केस चलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, फांसी दी जाती है, वो तो खैर एक अलग की बात है। और इसी बीच में जो नरसंहार भी हुआ था, करीब 5000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी थी जिसको विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूरी कॉलोनी जिसको विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, उसमें कोई भी मतलब सिख युवक नहीं बचा था, कहा जाता है उस समय ऐसा। तो हादसों की हकीकत में ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसमें कुछ फैक्ट्स तो मैंने पूरी तरह से मतलब कोशिश की है कि पूरे फैक्ट बताए जाएं, लेकिन अगर इसमें से किसी तरह की कोई त्रुटि या कोई मतलब कोई कमी रह गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसमें भी आगे आने वाली जो घटनाएं होंगी उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज की जो कहानी है वो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ कहानी आपको सुननी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है हादसों की हकीकत देखते रहिए। और खबर टुडे न्यूज़ आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन है वो भी दबा सकते हैं। और जो कहानियाँ हैं उनको बता सकते हैं कि किस तरह की कहानियाँ और आपको पसंद है। हम कोशिश करेंगे उस तरह की जो कहानियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। और बाकी आज की कहानी जो थी काफ़ी दिल दहलाने वाली थी, और आगे भी इस कहानी के और भी फैक्ट और भी डिटेल के साथ में हम आपको बताएंगे। और तमाम तरह की इस तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम हादसों की हकीकत खबर टुडे न्यूज़। नमस्कार।